जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, फर्जीवाल फर्जीवाल केजरीवाल क्यों कह रहा हूं मैं, उसके पीछे का रीजन ये है भाई। यकीन मानो, जिस दिन से ये पार्टी बनी है उस दिन से उठापटक चल रही है। चलो जी, चल रही है। कभी कोई ऐसा ये अचीवमेंट दिखा दे जो इन्होंने किया हो, 4 स्कूलों के बिल्डिंग ठीक करने के अलावा। वो हाई कोर्ट में भी जाके जिस तरीके से इनके कपड़े फाड़ दिए गए और जिसे कहते हैं ना, जो बिल्कुल निर्वस्त्र कर दिया गया हाई कोर्ट में भी, जब ये कहा कि तुम्हारे नंद नगरी से लेकर सीमापुरी से लेकर न जाने कितने स्कूलों की हालत खराब है। उसके बाद और ज्यादा इनके ऊपर आक्षेप तब लगते हैं या आरोप तब लगते हैं जब ये जाके कहते हैं कि जी हमारे स्कूल बेस्ट हैं, वर्ल्ड क्लास है। तो वो वर्ल्ड क्लास स्कूल जो दिखाई देते हैं वो तो दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड क्लास स्कूल कैसे दिखाई देंगे, आप खुद सोच कर देखिए। जब आपने बच्चों को ड्रेस से लेकर, बुक से लेकर, पेन पेंसिल से लेकर पैस वहां उनका खर्चा तक देने से रोक दिया है या आपने हर्डल क्रिएट कर दिया है। अब इसी सिचुएशन के अंदर ये सारा मामला था। फिर भी जेल जाने के बाद पहले तो शोर मचाता रहता था, जेल भेजो जेल भेजो, जेल भेज के दिखाओ, जेल जेल भेज के दिखा दे। तो अब कह रहा है भाई ये मेरे को जमानत दो, जमानत दे दो, फिर कह रहा है जेल में डाल दो। अब यहां सवाल ये है कि इस केस में मोदी सरकार का कितना रोल है, कितना सुप्रीम कोर्ट का रोल है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया गया और उसके बाद एक लॉ लगा, उसके बाद ही एक मतलब उस एम्बिट में आया जिसमें इसे गिरफ्तार किया जा सकता था। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। और अब जाके विभव कुमार के मामले में एंटीसिपेटरी बेल एंड ऑल। तो हम इन छोटी छोटी मतलब इन टॉपिक्स के ऊपर एक बहुत शॉर्ट में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, जिस तरीके से आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर हरी जी। आप बुलाते हैं तो आपके वीडियोस में देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धन्यवाद, हमें आपने बुलाया। थैंक यू। अच्छा, अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ केजरीवाल को बेल मिल गई, ठीक है, और ये सीधा आरोप लगाता है कि जी मोदी ने मुझे गिरफ्तार किया। राजनीतिक आरोप है, लेकिन इसमें कितना रोल आपको एक पॉलिटिकल पार्टी का दिखाई देता है इनके बेल मिलने में, इनके जेल जाने में? नहीं, देखिए, जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है और शासन की व्यवस्था है, उसमें डेमोक्रेसी जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। ठीक है ना, लोगों का शासन कैसे आएगा जब लोगों की सरकार होगी? तो गवर्नमेंट के दो लेयर हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरा जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो अगर आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट की शासन चाहिए, अगर आपको सेलेक्टेड लोगों की शासन चाहिए, तो आप एग्जाम कंडक्ट करा लें यूपीएससी और आईएएस के, उसके बाद वही लोग शासन चलाएंगे, उसमें अकाउंटेबिलिटी जीरो हो जाएगी। फिर आप एक मोनार्की क्रिएट कर दें कि भैया एक है राष्ट्रपति, वो उसका बेटा भी राष्ट्रपति, उसके बच्चे भी राष्ट्रपति, यही सिस्टम हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, तो किसी पार्लियामेंट को, तो फिर आपको डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज को लाना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं तो उनको फिर लोगों का वोट चाहिए, तो उनको अपने मैनिफेस्टोज के थ्रू लोगों तक पहुंचना होगा, अपनी बातें करनी होंगी। तो मोदी जी का जो मैनिफेस्टो है, जो मोदी जी की डेमोक्रेसी या मैंडेट का जो 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 ग्राउंड है, जो बेस है, वो उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बेस, उसका नाम है फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो अगर वो फाइट अगेंस्ट करप्शन कर रहे हैं, और वो अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी का रोल है, तो बिल्कुल है वो, बिकॉज बीजेपी को ही लोगों ने वोट दिया ना वो फॉर्म करने के लिए। ये बीजेपी की ही गवर्नमेंट है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बीजेपी ही लोगों के पास गई और बोली कि हम करप्शन से फाइट करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी का रोल तो है। क्या आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला वो आम आदमी पार्टी को ही मिला ना, किसी इंडिविजुअल को नहीं मिला। इसीलिए आप देखिए, जो अभी ईडी ने जो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करी है, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही उन्होंने वो बना दिया है, एक अक्यूज्ड बना दिया है। तो यस, इसमें बीजेपी का पूरा हाथ है और होना भी चाहिए, बिकॉज बीजेपी को वोट मिलते हैं, किसी गवर्नमेंट को वोट नहीं मिलते, जैसे मोदी सरकार, मगर बीजेपी जी। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें रोल का एक तो मतलब ये है कि ईडी को खुली छूट दे दी कि लपेट, और नॉर्मली हर पार्टी ऐसा ही करती है, इसमें केजरीवाल भी कम नहीं है। कि जिस टाइम पहली बार केजरीवाल को पंजाब पुलिस मिली, तो पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने की कोशिश करी, जिसमें कुमार विश्वास अगर घर पे मिल जाते तो हो सकता है कुमार विश्वास भी जेल जाते। उसके बाद तजिंदर खन्ना जो थे उसको उठा के ले जा रही थी, तजिंदर बग्गा को उठाकर ले जा रही थी। वो तो हरियाणा पुलिस ने इंटरवीन किया और छुड़वा दिया, वरना तो मामला खराब था।
इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तजिंदर बग्गा के बाद अगर आप अलका लांबा को देखें और बहुत सारे केसेस देखें तो अरे भाई पुलिस का वो सब मिसयूज तो इसने भी लोकतंत्र किया है। वाले जो यूट्यूबर हैं भाई साहब, जो सब लोकतंत्र के एक बड़े अच्छे यूट्यूबर थे, मैं नाम भूल गया उनका, उनको उठवा लिया था। अरे रचित कौशिक जी, उनको तो हाँ, रात के टाइम ऐसे उठाया गया जैसे कोई आतंकवादी को उठाया गया है, जबकि उन्होंने उनको सिर्फ बेल वेल इतना मिली। पूछा था कि कौशिक साहब बाहर आ गए कि अभी जेल में है? नहीं, अभी तो बाहर आके जमानत पे है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा था कि पुलकित केजरीवाल को 10 लाख रुपए महीने का जो तुम 4 ट्रेड मिल का किराया दे रहे हो, जिसमें वो चारों की चारों ट्रेड मिल 10 लाख रुपए में आ जाती हैं, 4 ट्रेड मिल का 10 लाख रुपए महीना किराया दे रहे हो, वो किस बिहाफ पर दे रहे हो? इतना सवाल पूछा, उठा के उन्हें जेल में डाल दिया। कैन यू इमेजिन? ये बुरा हाल है वहां पर। तो आप अंदाजा लगा कर देखिए किस लेवल पर ये तैयारी, और खुद की डिक्टेटरशिप अगर देखी जाए तो नहीं, डिक्टेटरशिप यहाँ पे सिर्फ दो चीज की है। हिंदुस्तान में दो ही चीजें खतरे में हो सकती हैं, एक डेमोक्रेसी खतरे में हो सकती है और दूसरा जो है गांधी परिवार का इंटरेस्ट। बाकी यहाँ पे हिंदुत्व खतरे में नहीं आ सकता, हिंदू खतरे में नहीं हो सकता, हमारी आपकी जो लाइफस्टाइल है वो खतरे में नहीं हो सकती। सिर्फ संविधान परपेचुअल खतरे में और डेमोक्रेसी खतरे में, अगर एक पर्टिकुलर माइंडसेट की गवर्नमेंट नहीं आई हुई है। तो जो आपका प्रश्न था, जी आप बोल रहे हैं। मैं यही पूछ रहा था कि हम उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है फिर इसको। मैं उसी पे आ रहा था। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का इसमें रोल है, बिल्कुल होता है। आप पॉलिटिकल पार्टी को डेमोक्रेटिक सिस्टम से बाहर नहीं निकाल सकते, बीजेपी को सिस्टम से बाहर नहीं फेंक देंगे आप। रही बात जुडिशरी के रोल की, तो मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो मैं उसमें बहुत चीजें नहीं लग सकता। लेकिन एक बात तो है, जुडिशियल पावर अनअकाउंटेबल पावर है। प्रधानमंत्री मोदी को हर 5 साल बाद जाकर के लोगों से मैंडेट लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है कि आपने अगर ये लॉ बनाया तो क्यों बनाया, ये लॉ बना रहे तो क्यों बना रहे। लेकिन क्या जुडिशरी में ये जवाब देना पड़ता है कि आपने ये लॉ बनाया तो आपने इस लॉ को ऐसे डिसाइड किया तो क्यों डिसाइड किया? क्या किसी जज को ये इंटरप्रेट करना पड़ता है कि आपने एक ही आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन पे 4 बार अलग अलग इंस्टांसेस लिए हैं? कभी आप कहते हैं केशवानंद भारती में कि भैया फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है, मगर देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क। उसके पहले गोलकनाथ में आपने कह दिया नहीं, देयर इज नो बेसिक स्ट्रक्चर। आप जो फंडामेंटल राइट है वो अमेंडमेंट ही नहीं हो सकता उसका। आपने बता दिया 368 में अमेंडमेंट की पावर नहीं है, अमेंडमेंट की पावर 246 में है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कहां है? जज साहब डिसीजंस दे रहे हैं और उसके बाद पावर्स के एक के बाद एक पावर्स क्रिएट हो जाते हैं। जो पावर वो नॉर्मल अपील में नहीं कर सकता, वो क्यूरेटिव पिटिशंस में भी जाकर के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। जो अभी मैं कल सुन रहा था, एक जज साहब थे, वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि एंटी कन्वर्जन बिल को लेकर के जो है वो बोल रहे थे कि ये जो कन्वर्ट हो रहा है उसको क्यों बताना है और क्या है वो। मतलब एक कि आपका ये जो लॉ है, एंटी कन्वर्जन बिल जो है, एंटी कन्वर्जन एक्ट जो है, वो बेसिकली आर्टिकल 25 का जो है, हाँ आर्टिकल 25 का जो है वो वायलेशन करता है। आर्टिकल 25 में कन्वर्जन जो है भाई, आप प्रोपोगेट कर सकते हो, लोग कन्वर्ट करते हैं, तो ये बताओ रिलीजन कन्वर्ट करना है कि अपना कल्चर ही कन्वर्ट कर देना है? ये कैसे होगा? और आप, भारत की समस्या ये है ना हरिमोहन जी, हम पिछले 70 साल से, क्या 100 साल से, हम जो है बैट बॉल हमारी है, पिच हमारी है, ग्राउंड हमारा है, लेकिन नियम जो है ना वो हम यूरोप के नियमों से खेल रहे हैं। भाई जब हमारे यहाँ ये समस्या ही नहीं है कि अल्लाह भगवान है कि नहीं है, या दूसरों के भगवान भगवान है कि नहीं, जब हमारे यहाँ कह दिया गया कि सारे भगवान भगवान है, अल्लाह भी भगवान है, जीसस क्राइस्ट भी भगवान है, राम जी भी भगवान है, तो फिर कन्वर्जन की बात ही कहां आती है? जो कन्वर्जन की बात आती है कि तुम लीगल सिस्टम की जब मांग करने लगते हो कि कन्वर्जन के नाम पे हमको अरबियों का लॉ चाहिए, वो प्रॉब्लम का घर है सारी दुनिया में। इससे दुनिया ने जान छुड़ाई सेक्युलरिज्म के थ्रू और मल्टीकल्चरलिज्म के थ्रू। यहां पे ये जो है उसको समझ ही नहीं रहे। यहां पे सेक्युलरिज्म का अलग ही इंटरप्रिटेशन कर रखा है कि वो रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट इज वो सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट। ये कर ही नहीं रहा कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज साहब है। ये तो इंटरप्रिटेशन दायरे से बाहर हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों, किस चीज का कन्वर्जन करवाना है भाई? यहाँ पे कन्वर्जन की बात वहां होती है जहां पे आपको किसी चीज को मानने से मना ही हो। अभिषेक भाई हम कन्वर्जन की तरफ बढ़ गए, हम केजरीवाल की तरफ आ रहे हाँ, थे। मैं उसी पे आ रहा था, केजरीवाल पे आ रहा था। ठीक है। तो मैं बस एक बात कह रहा था कि देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते हैं, इसमें
इसकी कोई वो नहीं है कि बेल क्यों दिया गया। पीएमएलए का जब लॉ बना दिया गया है और ये लॉ बनाया गया इंटरनेशनल कन्वेंशंस के रिस्पांस में, तो फिर क्यों एक्सेप्शन क्रिएट करना? क्या इससे पहले कोई भी नेता ऐसा नहीं हुआ जो कि चुनाव जेल से लड़के जीता हो? क्या लालू यादव जी ने जेल से चढ़ के नहीं जीता? डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विल ऑफ द पीपल पे ट्रस्ट करेंगे आप कि आज केजरीवाल जी बाहर आए हुए हैं और ये पूरा का पूरा जो स्वाति मालीवाल जी का जो घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे कारण क्या? एक लालच कि स्वाति मालीवाल जी अपना राज्यसभा का सीट छोड़ दे, यही है ना पूरा फंडा। तो आज स्वाति मालीवाल जी अचानक से ऑल ऑफ अ सडन जो है वो इररिलेवेंट हो गई और उनकी जो बची हुई राज्यसभा की कार्यकाल है वो देना चाहते हैं किसी और को। ये लालच की कहानी है। और वो क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मौके पे कुछ लॉयर्स हैं जो उनको रिलीफ दिलाते हैं, तो वो उनको वो करना चाहते हैं। सो कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि क्या इससे डेमोक्रेसी मजबूत हो रहा है? डेमोक्रेसी खाली इलेक्शन का नाम है या रूल ऑफ लॉ का भी नाम डेमोक्रेसी है? आज केजरीवाल जी खड़े होकर के कह रहे हैं कि आप अगर 2 जून के बाद मेरी सरकार आ गई, किसी और की सरकार आ गई, बीजेपी आ गई, तो मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे छूट जाएंगे। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार है कि गवर्नमेंट बदलने के साथ उनका भी जो है लीगल अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगा? पीएमएलए का कानून जो है, क्या वो बीजेपी की सरकार आने के साथ उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मायना बदल जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आ गई? भाई मुझे तो एक ही तरीका लगता है इससे जान छुड़ाने का कि भाई कोई और सरकार आए और वो इन सारे के सारे लॉज को रिपील कर ले, जैसे फॉर्म्स लॉ को रिपील किया था मोदी जी ने। तो देखिए केजरीवाल का ये जो प्रसंग है ना, इस प्रसंग में कई ऐसी चीजें हैं कि भारत में रूल ऑफ लॉ की बात कोई नहीं करना चाहता। भारत में एक अनअकाउंटेबल पावर को सब एक्सरसाइज करना चाहते। और भारत का जो रूल ऑफ लॉ है, इस शब्द से भी मुझे बड़ी एलर्जी है। भारत में रूल ऑफ धर्म होना चाहिए। जब तक हम अपने हिसाब से रूल नियम नहीं बताएंगे तब तक हम मैचेस हारते रहेंगे, तब तक हम गेम हारते रहेंगे और हम अपनी भावना बता ही नहीं पाएंगे। कोई पेपर तो लिखे कि रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ धर्म क्या आइडेंटिकल है, क्या सीमिंगली सेम है या अलग अलग है? जी आप म्यूट पे हैं। जो आप बातें बता रहे हैं सर, उससे तो मुझे ये लगा कि हमारा जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ जो जुडिशरी है उसका एक यूज किया या मिसयूज किया केजरीवाल ने, और आज के दिन उसी के दम पे, और वो अभी भी कर रहा है विभव के केस में या कैसे भी, जैसे इंटरिम बेल वाला मामला देख लीजिए। अब इंटरिम बेल, अब हालांकि इसमें दोनों चीजें हैं, अब मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों में से कोई एक तो इस कानून को मिसयूज कर रहा है, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो गई चाहे केजरीवाल हो गया। दोनों हैं तो एक ही मतलब एक ही तरीके की पैदाइश है ना, दोनों के अंदर डीएनए तो आइडियोलॉजिकल डीएनए तो सेम है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां तो फिर हमारी जुडिशरी जो है उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि फिर तो वो किसी को भी मतलब साहूकार को चोर और चोर को साहूकार सिद्ध कर दे, और हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। करेक्ट, यू आर राइट। तो अब सवाल यही, हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल बात यही है ना, एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में जिसे कहते हैं ना कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सब कुछ फेथ पे आ जाता है। ये सिर्फ रिलीजन में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि जुडिशरी अपने पावर्स का दुरुपयोग नहीं करेगी। ये एक फेथ है बस। आप भगवान के मामले में फेथ होता है, ऐसा नहीं होता है। आप भाई जुडिशियल डिसीजन को मानते हो, उसको ओबलाइज करते हो, क्यों? क्योंकि आप ये मानते हो। देखिए यूज में मिसयूज जो है ना वो इंक्लूडेड होता है। प्रॉब्लम अब्यूज की होनी चाहिए, क्योंकि यूज जो है वो मिसयूज है या वो लेजिटिमेट यूज है, इसको डिसाइफर करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो भी उसमें एग्रीड पार्टी होगी वो हमेशा यूज को मिसयूज करेगा, मिसयूज कहेगा। प्रॉब्लम अब्यूज की होनी चाहिए कि क्या ये अब्यूज है। अगर आप अब्यूज से लेकर के चीजों को एनालाइज करें तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो एक जुडिशियल सैंक्टिटी होनी चाहिए वो इंडिया में नहीं है। जुडिशियल जो एक लक्ष्मण रेखा है वो भारत में नहीं है आज की डेट में।
कि किन मुद्दों पे रेखा को खींचनी है, किन मौकों पे, किन मौकों पे उस रेखा को आपको अलाइव करना है। भारत के संविधान में भी अनफॉर्चुनेटली सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो कोई बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है। भारत का जो संविधान है और इसका जो इंटरप्रिटेशन है इतना फ्लूइड है कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन वेस्ट मिनिस्टर को मानते हैं, जबकि भैया वेस्ट मिनिस्टर से आपका क्या लेना देना है। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन वेद पुराण होने चाहिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है या सोशल मोरालिटी जो है वो दोनों के दोनों वही तो पुराण से आने चाहिए। ना तो वो कुरान से आ सकती है, ना तो वो वेस्टर्न रेनेसांस से आ सकती है, ना वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से आ सकती है, ना वो वेस्टर्न रिलीजियस सिस्टम से आ सकती है। वेस्ट ने हम पे कॉलोनाइज किया। आपका पूरा क्लेम ये था, कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है कि गवर्नेंस ऑफ अ बॉडी विच इज नॉट पार्ट ऑफ द होस्ट स्टेट। एलियन और नॉन एलियन के बीच का डिस्टिंक्शन था। अगर आपने उनके सारे लीगल सिस्टम को, उनके डॉक्ट्रिनल वैल्यूज को, उनके सोशल वैल्यूज को, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, उनके कन्वेंशनल वैल्यूज को अपना लिया तो डीकॉलोनाइजेशन कहां हुआ? मुझे तो समझ में नहीं आया भाई, किस चीज का डीकॉलोनाइजेशन किया फिर आपने? डीकॉलोनाइजेशन का मतलब यह था कि आप अपना जो है एलियन से जान छुड़ाते और होस्ट से अपना जान जोड़ते। यहां तो रिलीजन फ्रीडम के नाम पे आपने अपना जो है सारा का सारा जो कन्वेंशन है, कस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, वो आप वेस्ट से ले रहे हो बिना ये बताए कि क्या भैया वेस्ट से हमारा क्या रिश्ता है? गुलामी का रिश्ता था ना, आपका सेल्फ इवोल्व लॉ तो नहीं था ना। और फिर दिक्कत भी यही है कि हम सब विदेशी पढ़ के आ रहे हैं। इंडियन लीगल सिस्टम नाम की चीज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं तो लॉ प्रोफेसर हूं भाई। आप देखिए आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि कोई कस्टम यदि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वो फिर कस्टम जो है वो इनवैलिडेट हो जाएगा, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में। अब क्वेश्चन है कि किसका कस्टम? दूसरे का कस्टम या अपना कस्टम? क्या सारी दुनिया का कस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 13 क्लॉज 3 में जो लॉ का वर्ड है उसमें सारी दुनिया का कस्टम उसमें है कि हम अपने कस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या आप दूसरे के कस्टम को रिफॉर्म करने की ताकत रखते हो? कस्टम और लॉ के बीच में रिश्ता ये होता है कि लॉ जो है वो कस्टम को आउटलॉ कर सकता है। आप एक लेजिस्लेटिव कस्टम और एक्ट के स्टैट्यूट के बीच में कि आप स्टैट्यूट लाके जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है उसको आउटलॉ कर सकते हो। क्या इंडिया की पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 246 में ये पावर है कि वो जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस दूसरे देशों में जुड़ती हैं, जिनका उद्भव दूसरे देश में है, वो उन कस्टम्स को मॉडिफाई कर दे? नहीं कर सकते आप। उसी से जान छुड़ाने के लिए यूसीसी की रिक्वायरमेंट थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बताओ, ताकि ये जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस आती हैं वो सब खत्म हो जाए दूसरे देशों की। आपका जो है पर्सनल जो आपका देश का लॉ है वो सबके ऊपर लगेगा। पोर्टुगीज यहाँ पे जब उन्होंने सेक्युलराइज, जब अपने आप को यूरोप में सेक्युलराइज किया तो जो पुर्तगाली यहाँ पे रहे थे उन्होंने यहाँ पे सेक्युलर लॉ लेके गए, देके गए। तो पॉइंट ये ना कि ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है उसमें देखिए जज कौन बन रहा है? हम या आप में से जज बन रहे? इन्हीं लॉ यूनिवर्सिटीज में से, इन्हीं लैटिन मैगजीन्स को, इन्हीं फॉरेन के ऑथर्स को पढ़ के ही लोग वो पढ़ रहे हैं। मैंने आज तक अपनी कोई जजमेंट नहीं पढ़ी जिसमें न्याय सूत्र का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे वो नीचे के लेवल का जजमेंट हो, जिसमें न्याय सूत्र को कोट किया हो। न्याय सूत्र से बढ़िया फिलॉसफी किसी लॉ को जानने की या किसी चीज को जानने की मुझे नहीं पता। जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करते हुए मिल जाते हैं, मगर न्याय सूत्र में जो पर्पस ऑफ लॉ दिया हुआ है उसको कोई जज आज तक कोट ही नहीं करता, क्योंकि उनकी गलती नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। सब लोग हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और इससे मैं भी क्या, मैं भी तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं। तो हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी वाले और कैम्ब्रिज वाले और ऑक्सफोर्ड वाले वो इंडियन स्टडी पढ़ाएंगे? तो आपके जज साहब हैं या हम लोग हैं जो लॉ प्रोफेसर है वो लोगों को विदेशी तरीके से देख रहे हैं। जो मैकॉले ने कहा था कि ब्राउन स्किन में हमको गोरा साहब चाहिए, वही है। हमने धर्म को रिलीजन बना करके देखना शुरू कर दिया है। हमने पूजा पर मंदिरों को, अब हमारे यहाँ मंदिरों को तुलना की जाने लगी है जो दूसरे रिलीजियस वो थे। मैं किसी की कमियां नहीं निकालू, मैं अपनी बात बता रहा हूं। और मैं अपनी बात बता रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं दूसरों की कमियां देख रहा हूं। मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई अपने सिस्टम को तो समझो, फिर दूसरे के सिस्टम को समझना यार।
अभी मैं कल भी बोला था, विद्या बालन जी ने कहा कि मैं मंदिरों में दान नहीं देती क्योंकि मैं मंदिर में अपना पूजा पाठ करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है ये सब चीजें। क्यों? उसमें विद्या बालन जी की गलती नहीं है, गलती ये है कि ये सिखा दिया गया है कि रिलीजन पर्सनल मैटर है और रिलीजन में जो है वो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे मंदिरों में और विज्ञान में कभी भी लड़ाई नहीं हुई, बल्कि मंदिरों के अंदर ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। देवी की साधना करते हुए ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। जब इस शताब्दी के सबसे बड़े जो मैथमेटिशियन थे रामानुजन, और भी रहे होंगे, वेस्टर्न्स भी रहे होंगे, मैं किसी की क्रेडिट नहीं ले रहा। रामानुजन से जब उनके प्रोफेसर ने पूछा, हार्डी साहब ने, कि भैया ये बताइए ये इतने इक्वेशंस तुम्हें कैसे मिलते हैं मैथमेटिक्स के? तो रामानुजन साहब कहते हैं कि देवी माँ मुझसे बात करती है, मेरी देवी माँ जो नामाग्री देवी जो थी वो मुझसे बात करती है, वो मुझे बताती हैं। ये तो उसको बिगट करने लगते हैं। रामानुजन साहब अगर इस शताब्दी में होते और हमारे बीच में तो उनको ये लिंच कर देते ये लोग। विद्या बालन उनको बैगट कह देती। भाई हमारे यहां भगवान और विज्ञान में लड़ाई नहीं रहा है, वो दूसरों की रही है, हमें क्यों बना रहे हो? हमारे यहाँ पूजा जो है ओबीसियंस नहीं रहा है। हमारे यहाँ पूजा का मतलब है कृतज्ञता ज्ञापित करना। दूसरी जगह पूजा का मतलब है कि हम तुमसे छोटे हैं, तुम्हारे आगे सर झुकाते हैं। हमारे यहाँ वर्शिप इज नॉट व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द अदर फिलोसफीज। व्हेन वी से पूजा, मेरा मतलब होता है ध्यान करना, मेडिटेट करना, धन्यवाद ज्ञापित करना। आप पेड़ों की पूजा क्यों करते हो कि पेड़ आपको क्या देगा? हाँ हाँ, हंसने वाले हंसेंगे, निर्जीव की पूजा। अरे भाई, हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि हमारे जीवन में आपका भी जीवन का एक अंश है, हम आपके बिना अधूरे हैं, आप हमारे। इसी को आप यूनाइटेड नेशन की भाषा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हो। सस्टेनेबल का क्या मतलब है? टेकिंग एवरीवन अलोंग। कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है कि हम मैन है तो हम बेस्ट हैं, बाकी सब हमसे इंफीरियर है। हमने कभी नहीं माना इसको। तो भाई, आप जब हमारे यहां भगवान और विज्ञान में लड़ाई नहीं हुई तो तुमने क्यों बना दिया इसको मंदिर वर्सेस विज्ञान? क्या भारत में सुश्रुत संहिता लिखी गई तो वो मंदिरों में नहीं लिखी गई थी? चरक संहिता लिखी गई तो मंदिरों में नहीं लिखी गई? जब शल्य की चिकित्सा, सब शल्य एज अ चिकित्सा प्रणाली ढूंढी गई तो क्या मंदिर में नहीं हुआ ये सब? भाई, मंदिर मेडिटेशन के ध्यान थे, केंद्र थे। कुछ लोग रहे होंगे दुष्ट जिन्होंने दुरुपयोग किया होगा, कोई उसको नहीं करा। हमारी सोसाइटी में सब सुश्रुत ही पैदा हो रहे थे, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन हर समाज में लोग गड़बड़ करने वाले पैदा होते हैं। तो आप उन लोगों को ठीक करते हो ना, कि फिलॉसफी को, जो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अमेंडमेंट की पावर को लेके जमीन आसमान की इंटरप्रिटेशन रही है। तो क्या वो इंटरप्रिटेशन जो अलग अलग होती रही, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की गलती है या उन लोगों की गलती है जिन्होंने उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया? कॉन्स्टिट्यूशन तो वही रहा। तो अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के एक जज साहब इस नतीजे पे निकलते हैं कि आर्टिकल 367 में अमेंडमेंट का पावर नहीं है, और दूसरे जज साहब आकर के कहते हैं नहीं नहीं, अमेंडमेंट का पावर है, आपने सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया हुआ है, बिना ये बताए सेक्युलरिज्म होता क्या है और क्यों जरूरत है भारत में? अगर वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा ही हमको अपने आप को देखा जाना है तो बाकी किताबों को छोड़ दीजिए। तो भारत ने भारतीयता को त्याग दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत एक टिप इन द आइसबर्ग, एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म देता है। भारत का जो वास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, वास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हैं, वो सारे वैदिक है। जब आप लिखते हो यतो धर्मस्ततो ततो जया, ये जो है ये वैदिक है, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। इसके ऊपर भी पीआईएल आ गई थी कि वो यतो धर्म ततो दया, उसको हटा दो, क्योंकि ये हिंदुइज्म से। भाई, जब हिंदुइज्म ने मुसलमानों को अलग करके नहीं देखा, क्रिश्चियनिटी को अलग करके नहीं देखा, तो तुम दूसरे नजरिया से हमें क्यों देख रहे हो? भाई, दूसरे को तुमने पैरामीटर क्यों बना लिया? ये जुडिशियल प्रॉब्लम भी है। जो जजेस बन रहे हैं, उन जजेस के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और ये जजेस के बच्चे ही अगले जज हैं। हाँ, तो ये सच है। उन जजेस के बच्चे अगले जज हैं, और अभी जो जज है वो भी किसी जज के ही बच्चे हैं। आम आदमी तो जज बन ही नहीं पा रहा, और एक कटाक्ष मैं करूंगा, आप भले ही ना कर पाए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं किसी सिस्टम पे कटाक्ष नहीं कर रहा, बट एज अ प्रोफेसर ये मेरा तो हक है ना कि मैं बोलूं कि आप जो कॉमन मास है आपका,
वो इंडियन लाइफस्टाइल जीता है, उसके लिए भगवान का अर्थ दूसरा है, रिलीजन का अर्थ दूसरा है। आप जो है, जो उसको रिलीजन के नाम पे जज करने बैठे हो, आपके लिए दूसरा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपने फॉरेन की किताबें पढ़ी हुई हैं। तो आप जिन मापदंडों और मानदंडों से न्याय करने बैठे हो, वो न्याय के मानदंड यहां स्थापित नहीं होते हैं, नहीं लगते हैं। यहां पे एंटी कन्वर्जन लॉ की मुझे ये बताओ कि एंटी कन्वर्जन लॉ जो जिसकी मुखालफत हो रही है, उसमें कन्वर्जन पे इंडिया में कब वो था? इंडिया ने कब कहा कि तुम अपना भगवान मत चेंज करो? वेद में जो भगवान जो मेंशन्ड है, वो भगवानों का तो मुझे आज मंदिर भी नहीं मिलता। मित्र करके कोई भगवान थे, उनका तो कोई मुझे मंदिर नहीं मिलता। कहां गए वो मित्र वाले भगवान? तो इसका मतलब भगवान ऐड होते रहते हैं, भगवान जुड़ते रहते हैं। और वेद की इस कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी में जो आर्टिकल 25 से कहीं ज्यादा डेप्थ वाली है और कहीं ज्यादा टाइमलेस है, वो एंशियंट नहीं है, वो मॉडर्न है और वो टाइमलेस है। आर्टिकल 25 की ड्राफ्टिंग में वो दम नहीं था जो ड्राफ्टिंग में इसमें दम है। एकम सत्य बहुधा विप्राहा वदंती, ये आर्टिकल 25 से ज्यादा पावरफुल ड्राफ्टिंग है, जिसने राइट टू फ्रीडम में यूरोप कहता है मैंने दुनिया को वो भैया दिया, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया। अरे हमने इक्वलिटी ऑफ रिलीजन दिया है, हमने इक्वलिटी ऑफ गॉड दी है। तुम फ्रीडम की बात करते हो, उसका मतलब है कि इक्वलिटी की बात नहीं करते। तुम टॉलरेंस की बात करते हो, उसका मतलब है इक्वलिटी की बात नहीं करते। हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, एम्ब्रेसमेंट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जो मित्र हैं, जो वरुण है, वही जीसस है, वही अल्लाह है। लेकिन लीगल सिस्टम ये सब वैदिक दायरे में रहेंगे। आपको जिसको मानना है मानो, आप गुरुद्वारे बना लो, मस्जिद बना लो, चर्च बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लीगल सिस्टम मानेंगे, लीगल सिस्टम वैदिक रहेगा। स्पिरिचुअलिटी आपको फ्री है। जैसे बुद्धों ने मांगा क्या? जब भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई हम वेद को रिजेक्ट करते हैं, तो क्या उन्होंने वेद की लीगल सिस्टम को, वेद के आधार पे जो सूत्र बनाए गए, इनहेरिटेंस के, सक्सेशन के, ब्याह के, डिवोर्स नहीं होने का, क्या बुद्धों में डिवोर्स का इंट्रोडक्शन हो गया था? जो बुद्धिस्ट कपल थे, क्या वो डिवोर्स दे सकते थे? उनका लॉ ऑफ सक्सेशन क्या बुद्धिस्ट लॉ से लगता है? भाई फिलॉसफी तो भगवान बुद्ध ने रिजेक्ट कर दिया वेद को, मगर वैदिक नियम को नहीं रिजेक्ट किया, उसकी फिलॉसफी को रिजेक्ट किया। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो ये है सीएए एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही जुड़ा हुआ है भारत का। तो आप अगर सीएए एक्ट को, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दोगे तो फिर सीएए एक्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो भगवान बुद्ध जैसे लोग थे, उन सबने वैदिक दायरे में फिलॉसफी पे अट्रैक्ट करके अपनी नई फिलॉसफियां दी। और चूंकि मित्र, वरुण और दूसरे देवता एक्सेप्ट थे, उसमें बुद्ध भी जुड़ गए, उसमें गुरु नानक देव भी जुड़ गए, उसमें शिरडी वाले साईं बाबा भी जुड़ गए, उसमें गरीब नवाज भी जुड़ गए। हिंदू जाके वहां भी मत्था टेक रहा है। क्यों? क्योंकि ये फिलॉसफी है। लेकिन आप उल्टा देखें, जो वेद की फिलॉसफी से नहीं जोड़ता, वो दूसरी जगह मत्था नहीं टेकता। तो बॉटम लाइन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हम केजरीवाल की उस पे जो बात कर रहे थे कि देखिए, भारत को भारत के तरीके से नहीं चलाया जा रहा। हमने वही गलतियां शुरू से की, हम दुनिया को खुश करना चाहते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूं यूरोप का, हरी भाई, आपने भी एक प्रोग्राम किया था, मैंने देखा था, वो रवांडा सेफ्टी एक्ट, ठीक है ना? रवांडा प्लान जी, क्या है उसका पूरा मैटर क्या है? वो असाइलम के लिए लोग आते थे, अंग्रेजों ने कहा कि ये हमारी लॉ का मिसयूज कर रहे हैं। असाइलम सीख करने के बहाने आते हैं, हमारे जो है वो सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी का एंजॉय करते हैं और 10-10 साल तक मैटर लगा रहता है और हमको यहाँ इनको वो पालना पड़ता है। इसकी वजह से ट्रैफिकिंग भी शुरू हो गई है, डंकी और पता नहीं क्या क्या सिस्टम आ गए हैं, लॉज डेवलप हो गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कि वो रवांडा के पास गए, उन्होंने कहा भैया मेरे साथ ट्रीटी साइन कर लो। उन्होंने कहा क्या ट्रीटी होगी भैया? उन्होंने कहा हम आपको कुछ लोग भेजेंगे जो हमारे यहाँ आए होंगे, आपको उनको रखना होगा एक जगह पे, और आपकी कंडीशन ये है कि आप उनको सिवाय यूके के अलावा कहीं और नहीं भेज सकते। वो जब भी आप उनको भेजेंगे तो यूके, और अगर यूके नहीं भेजे तो आप क्या ही रहेंगे। रवांडा मान गया, कुछ उस पर पैसा वैसा देने की बातचीत हुई होगी, वो आप नहीं जानते।
तो इस ट्रीटी के आधार पे जो है ये ट्रीटी के प्रोविजन चैलेंज हुआ है कि भाई ये नॉन रिफुल्मा एक रेफ्यूजी लॉ में लॉ होता है कि आप किसी भी आदमी को ऐसी जगह नहीं भेज सकते हैं जो जगह उसके लिए सेफ नहीं हो, जो आपके यहाँ असाइलम करने मांगने आया हो. If someone has come to your country to seek asylum, then that country is under an obligation not to repatriate that person to a place which is not safe for him. इसी को नॉन रिफुल्मा कहते हैं. तो यूके की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई रवांडा सेफ प्लेस नहीं है. क्या किया उन्होंने, क्या नाम है इनका, पार्लियामेंट ने कहा दफा हो जा, पास हो गया बिल. सुनक साहब ने कहा कि रवांडा सेफ है, इसीलिए रवांडा सेफ्टी एक्ट. उन्होंने कहा रवांडा सेफ है, टू हेल विद यू. और उन्होंने ये भी कहा कि ये लॉ जो है, चूंकि पार्लियामेंट सॉवरिन है, कोई ह्यूमन राइट्स लॉ, कोई रिफ्यूजी लॉ किसी का भी वायलेट करता हो, टू हेल विद दैट. हम सॉवरिनिटी का इस्तेमाल करते हैं, उन सारे पावर्स को, उन सारे लॉज को आज से इलीगल डिक्लेयर करते हैं. और ये लॉ जो कि उन लॉज की वजह से इलीगल था, आज से हम डिक्लेयर करते हैं इसको लीगल. ये पावर है. उन्होंने रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दिए. हमारे यहां करेंगे. दिस इज व्हाट आई वाज प्लेइंग फ्रॉम द, 1 साल से मैं कह रहा हूं कि वी आर प्लेइंग विद द रूल्स जो वेस्ट ने बनाए थे अपनी समस्याओं के लिए. हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला था कि हम अपनी कल्चर प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं. हमने रूल वो बना दिए कि हमारी कल्चर का प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन हमारे सर का दर्द बन गया कि इसको मत करो. राजा मंदिर नहीं बनाएगा. क्यों नहीं बनाएगा राजा मंदिर? क्या दिक्कत है भाई राजा को मंदिर नहीं बनाने में? राजा का धर्म से कोई, राजा का धर्म से राजधर्म क्या होगा फिर? राजा का कोई धर्म नहीं है तो. और जब हमारे यहां पहले ही लिख दिया था चाणक्य ने कि प्रजा की सुख में राजा का सुख है, राजा अपनी वैलिडिटी प्रजा से डिराइव करता है, धर्म का राज था वो बहुत पहले ही स्थापित हो चुका था. राजा का राज्य नहीं होता था. रूल ऑफ पर्सन, जो लोग एवी डाइसी को पढ़ पढ़ के अगाधे नहीं पढ़ सकते हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी, रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी, अरे जाके चाणक्य को पढ़ लो, याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़ लो. उसमें उसने कह दिया था कि राजा अपनी पावर की वैलिडिटी धर्म से डिराइव करता है. रूल ऑफ धर्म था. इसीलिए यहां पे कोई एक राजा नहीं आया जिसने भारत को बनाया, धर्म ने भारत को बनाया. धर्म के विस्तार से भारत का निर्माण हुआ है. किसी राजा की शक्ति और तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ी. भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट धर्म है. ये रूल ऑफ धर्म की कंट्री है. और रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ धर्म का एक एस्पेक्ट हो सकता है. रूल ऑफ धर्म बहुत वृहद है. हमें किसी जॉन स्टुअर्ट मिल और जेफ बेंथम की जरूरत नहीं है जिसने की न्याय सूत्र पढ़ा हो, जिसने याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़ी हो. मगर आप पढ़ाई नहीं रहे हो. मैं भी लॉ कॉलेज में, मैं तो हैरान हूं. मुझे पावर मिले तो मैं ऐसे कोर्सेज इंट्रोडक्शन करूं जो बच्चों को बताए ये. और ये बच्चे भी जो आते हैं उनको स्कूलों में ऐसा पढ़ा चुके होते हैं कि इनसे बात करने में एक रेजिस्टेंस मुझे फील करनी पड़ती है, क्योंकि आप ये सब फीलिंग्स पहले ही स्कूलों में आपने दिमाग में घुसेड़ दिया है बच्चों के. हमसे ज्यादा पढ़ के आता है और एक लाइन बोल दो तो कहेगा आप अपनी आइडियोलॉजी हमारे दिमाग में डाल रहे हैं. नहीं, वो पढ़ के नहीं है. वो देखिए, पढ़ना और समझना अलग चीज है. पढ़ना और जानना बहुत अलग अलग चीज है. सामने वाले के दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देते हैं कि हम उसको अब जरा सा कुछ चेंज करेंगे वो रिएक्ट करता है. वो यस, उसको सेंसिटिव बना दिया उन्होंने. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसको सिखा दिया, ये चड्डी है, ये संगी है, ये वो है, मतलब अजीब सी पॉलिसीज उसको बता दी. अच्छा, रिसर्च भी नहीं करना चाहते बच्चे. तो मैं उन बच्चों की दोष नहीं दे रहा हूं. आपने औ से औरत पढ़ा दिया है इस देश को. सोचिए, जो ये आदमी जिसने ये खोज की होगी कि औ से औरत पढ़ाओ, मर्द पढ़ाओ, जिसने पुरुष और स्त्री को गौण बना दिया पढ़ाई की किताब से. बीबीसी हिंदी आता है, जब आप उसको सुनिए, उसमें हिंदी का ही नहीं होता, बेसिकली बीबीसी उर्दू है वो. अगर तुमने फारसी शब्दों से ही हिंदी का विस्तार करना है तो फिर हिंदी क्यों कह रहे हो उसको? हमारी किताबों में किसी ने शुरू किया होगा ना. औ से औलक नहीं रह गया, औ से कुछ और वर्ड नहीं रह गया, औरत डालने का कुछ तो दिमाग में किसी के था ना. आपको लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि उर्दू जो है सुपीरियर भाषा. भाई उर्दू भी भाषा है, हिंदी भी भाषा है, लेकिन यहां के लोकल शब्दों का क्या होगा? पुरुष, स्त्री, धन, परिमार्जन, अभिमार्जन, इन सब शब्दों का क्या होगा फिर?
आप देखिए गाने भी वही आते हैं जो आपको, मैं किसी चीज के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट व्हाई एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, दोनों को प्रमोट करो। हिंदी हैव बीन फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस मेड इनसिग्निफिकेंट। तो पॉइंट मेरा ये कहने का मतलब है, मैं उर्दू से प्यार करता हूं, मैं उर्दू को कहीं नहीं भेजना चाहता, मगर मैं हिंदी वर्सेस उर्दू नहीं करना चाहता। उर्दू अगर मेरा बस चले तो उर्दू की भी मैं जो क ख ग घ से ही उर्दू लिखवाऊं। आप उर्दू नई लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन क ख ग घ तो करें। जैसे आप तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, उड़िया, कश्मीरी, डोगरी सब क ख ग घ है। सो एक समस्या तो है इस देश में। द कंट्री नीड्स रीबूटिंग, इंडिया नीड्स टू बिकम इंडिया अगेन। मगर इतने ज्यादा पावर सेंटर बन चुके हैं, इतने ज्यादा इंटरेस्ट ग्रुप बन चुके हैं कि इनसे लड़ना बहुत बड़ा आपको जिगरा चाहिए। और मैं मोदी जी को हेड्स ऑफ करता हूं कि वो लड़के यहां तक पहुंच गए। मुझे तो ये विश्वास ही नहीं होता कि इनसे लड़के वो वहां तक पहुंच पाए, उस जगह जाके बैठ गए जो असंभव था। और मैं उसी जब कोशिश सिस्टम कर का रहा हूं, केजरीवाल यूज कर रहा है और आज उसी को गालियां बक रहा है और यूज करके पता नहीं क्या क्या ड्रामा। सिस्टम केजरीवाल का ही है। केजरीवाल की क्या आइडियोलॉजी है? द मैन कुछ हैज नो नहीं। आइडियोलॉजी। कभी कह रहा हम तुम्हें फ्री बिजली दे देंगे, अब लेट्स मेक भारत को नंबर 1, फिर वो मतलब क्या है। बट वो ये देखिए, मैं इसीलिए लोकतंत्र का बड़ा प्रशंसक हूं कि लोकतंत्र में अरविंद केजरीवाल जैसी आइडियोलॉजी को भी प्रश्रय मिलता है, जगह मिलता है। कई लोग इसमें दिल्ली के जो वोटर्स हैं उनको अब्यूज करते हैं, मुझे वो कतई पसंद नहीं आता। मैं तो दिल्ली के वोटर्स का सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने ऐसे भी लोगों को दिया वोट, वो देखिए भरोसा करके दिया। और आपको ये दिखता है कि इंसान कैसे बदल सकता है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अरविंद केजरीवाल। मैं उस आदमी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसकी डिसरप्टिव जो पॉलिसीज थी, जो डिसरप्टिव पॉलिटिकल कैरेक्टर था, मैं उसी चीज का बहुत बड़ा फैन था। अब मुझे समझ में आता है कि कितना बड़ा मैं मूर्ख था जो मैं अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं पाया। बट अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर हर जगह हैं। भारत की, मैं ये जो भारत की सभ्यता है, जो भारत सबको एक्सेप्ट कर लेता है, वो लोगों ने ऐसे, भारत ने ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, हरिमोहन जी, जो अब भारत को एक्सेप्ट नहीं करते। हमने किसी ऐसे को गले लगा लिया जो हमें ही गले नहीं लगाता, जो हमारी ही आइडेंटिटी को खराब बताना चाहता है। ये वही बात हो गई ना कि कोरोना में एक आदमी ऐसे करके खड़ा था, एक सिंपल सा आदमी गया कि अच्छा बेचारा हग मांग रहा है और इसको कोई हग नहीं कर रहा, उसने जाके हग कर लिया और बाद में पता चला कि वो कोरोना पीड़ित था और कोरोना फैल गया। तो समटाइम्स भारत का जो दम है, जो बल है, उसकी जो फिलॉसफीज, जो उसका पावर है, वही फिलॉसफीज उसकी कमजोरी भी है। ये बड़ा कष्टकारी है, मगर चलिए, समय है। और केजरीवाल जैसे लोग जो हैं वो जनता को ये दिखाते हैं कि फिलोसफिकली कितना आपको स्ट्रांग होना चाहिए। द मैन हैज नो मॉरल वैल्यू, कुछ नहीं। वो भाई, एक चीफ मिनिस्टर के घर में एक आईएएस ऑफिसर पिट चुका है, एक राज्यसभा, वो साला, वो मतलब वो तो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे के खाने से भी ज्यादा बड़ा हो गया। वहां आईएएस आईपीएस राज्यसभा के सांसद पीटे जा रहे, प्रधानमंत्री को बुला के वो ना पीट ले उस हाउस में, बस वही बचा है भैया। वरना वो घर एक ऐसा वो है, होल है, बड़े बड़े पावर के लोग जा रहे पता नहीं थपड़िया के कितने भेज। पिटे होंगे, खबरें तो की आई हैं। हाँ, वो भी पावर सेंटर में, बिल्कुल बात सही है। वो दिल्ली पुलिस का जो सेल है वो एक अलग चीज हो गई, जो 3rd डिग्री का सेल है। एक है ये अरविंद केजरीवाल, आपका 3rd डिग्री का सेल है। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी के लेवल के आदमी को थप्पड़वा दिया था उसने। आप सोचिए हरि भाई, मतलब अरविंद केजरीवाल का जो ये मुख्यमंत्री आवास है वो बेसिकली टॉर्चर खाना है भाई, इट्स अ टॉर्चर सेंटर। अब अगर इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठी हुई लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल होम का उपयोग अगर इसलिए कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान नहीं ले रहा, तो फिर भगवान मालिक है जी।
और जिस तरीके से आपने बताया और लास्ट में मतलब पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम की बखियां उधेड़ के रख दी, जो रूट्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम है उसकी बखियां उधेड़ के रख दी। तो केजरीवाल का जो मामला है भले ही बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा, उसके पीछे की जो जड़ें हैं वो आपने खंगाल कर रख दी, और मैं मुझे एक चीज उम्मीद बोल नहीं। दूं, यस। मैं जुडिशियल सिस्टम की बजाय जुडिशियल सिस्टम फंक्शनिंग और बहुत अच्छा है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसमें जिससे मुझे ऑब्जेक्शन है। देखिए, जुडिशरी ने एक बहुत सेवा की है इस देश की, जो जजेस रहे हैं बहुत सेवा करी है, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस दिए हैं उन्होंने, उनका हम डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहते। मैं इतना बड़ा सक्षम नहीं हूं कि मेरे एक के कहने से पूरा जुडिशियल सिस्टम, हाँ, लेकिन देयर आर सम फाउंडिंग प्रिंसिपल्स दैट नीड्स टू बी चेंज। एग्जाम। जी, एग्जामिन। तो ठीक है, इसी नोट के साथ कि देयर आर सम फाउंडिंग प्रिंसिपल्स विच आर टू बी एग्जामिन्ड, चेंज तो नहीं कहेंगे क्योंकि चलो कोई बात नहीं, तो एग्जामाइंड की बात है। और ये केजरीवाल जैसे लोग तब तक बचते रहेंगे जब तक हम अपनी न्याय सूत्र जैसी फिलोसफीज के ऊपर फोकस यस। करना शुरू नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरा चैनल ज्योतिर्मय और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी का भी अपना चैनल है, अभिषेक मिश्रा जी के नाम से, अभिषेक मिश्रा जी के नाम से ही भाई साहब। तो हाँ जी, हाँ दोनों जी। चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक यू अभिषेक जी, धन्यवाद।